अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर एकेडमी में। आज का हमारा तीसरा पार्ट होगा ARDS का, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। करंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका आज तीसरा पार्ट होगा और यही लास्ट पार्ट होगा। इसमें हमने क्या पढ़ना है, क्या डिस्कस करना है, इसमें हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान, जिसको आप NCP के नाम से जानते हो। ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, मतलब जितना होना चाहिए उतना जो है उससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नर्सेज जो कि BSc नर्सिंग कर रहे हो, है ना, ये नर्सिंग का काम ही जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीज़ें जो है आपको पता तो होनी चाहिए, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट, कैसे आप किसी भी डिजीज कंडीशन को कैसा डील कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और आपका हर एक कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ARDS। जिस पेशेंट को ARDS होगा, हमने पता है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और रैपिडली डिटीरियोरेट हो सकती है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हमने क्लोज मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की। ठीक है, क्लोजली हमने पेशेंट के साथ रहना है, उसको मॉनिटर करते रहना है उसकी कंडीशन को। ठीक है, इसलिए पेशेंट का क्लोज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वाइटल साइंस चेक कर सकते हो, है ना, कंटिन्यूसली वाइटल साइंस में मॉनिटर करोगे, जिसमें आपके पास क्या क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट रेट होगा, रेस्पिरेटरी रेट होगा और ऑक्सीजन लेवल जो है उनको बार बार चेक करोगे। दूसरा क्या होगा, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजेस। आपने क्या करना है, पोजीशन चेंज करना, वेंटिलेशन और परफ्यूजन को इंप्रूव करता है। और जो पेशेंट में जो भी सिक्रीशंस होती है उनको प्रॉपर ड्रेनेज में भी हेल्प मिलती है। वेंटिलेशन मतलब एयर फ्लो, परफ्यूजन मतलब ब्लड फ्लो। इन दोनों को पोजीशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और यही पोजीशन जब हम फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे तो पेशेंट की जो प्रॉपर ड्रेनेज होगी सिक्रीशंस की, वो भी हो सकती है और सिम्टम्स जो है वो वर्स नहीं होंगे, वो इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा प्रोन पोजीशन के बारे में। प्रोन पोजीशन जो है एक इफेक्टिव टेक्निक हो सकती है जो ऑक्सीजनेशन को एनहेंस करती है, जब हम पेशेंट को ये प्रोन पोजीशन देते हैं। ठीक है ना। प्रोन पोजीशन में अगर हम प्रोन पोजीशन की बात करें, प्रोन पोजीशन जो होती है, इससे क्या होता है, जो एल्वियोलाई होते हैं वो ज़्यादा ओपन रहते हैं, है ना। जब हम किसी पेशेंट को सीधे लेटाते हैं बेड पे, तो उससे क्या होता है, एल्वियोलाई ज़्यादा ओपन रहते हैं, जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज को क्या करता है, इंप्रूव करता है। देन तीसरा क्या होगा, पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, काम और क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जो काम और क्वाइट एनवायरनमेंट होता है जब हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होगा, एंग्जाइटी और डिस्निया जो है वो पेशेंट में रिड्यूस होगा, उसको एक रेस्टफुल मूवमेंट मिलेगा, है ना। पेशेंट एक रेस्टफुल क्या करेगा, फील करेगा। ठीक है ना, एंग्जाइटी रिड्यूस होगी, उसका डिस्निया मतलब डिफिकल्टी ब्रीदिंग जो है, अगर पेशेंट को हो रही है, ब्रीदिंग में उसको तकलीफ हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो वो भी रिड्यूस होगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर किसी पेशेंट को हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रखते हैं तो क्या होगा, उसकी ब्रीदिंग जो है डिफिकल्ट हो सकती है इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से। इसलिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। चौथा अगर मैं बात करूं, चौथा क्या कर सकते हो, फोर्थ क्या होगा, अदर रेस्पिरेटरी केयर मेजर्स भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, नेबुलाइजेशन हो गया, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ET इंटुबेशन मतलब एंडोट्रैकियल इंटुबेशन और सक्शनिंग जैसे मेजर्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मैनेज करते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को की सिक्रीशन जो वो थिक हैं, तो आप सक्शनिंग कर सकते हो उनको क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। देन उसके बाद फिफ्थ क्या होगा, पेशेंट एजुकेशन ड्यूरिंग द मैकेनिकल वेंटिलेशन। जिस जो पेशेंट वेंटिलेशन पर है तो उसको एजुकेट करना है ना, उसको एजुकेट करना है। अगर पेशेंट इंटुबेटेड है और मैकेनिकल वेंटिलेशन पर है तो उसे इस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा कि पेशेंट की जो एंग्जाइटी होगी वो रिड्यूस होती है और उसकी जो हमारे साथ जो वो कॉपरेटिव होती है, जो उसकी कॉपरेशन होती है हमारे साथ, वो इम्प्रूव होती है। सी फॉर एग्जांपल जो जिसमें हम क्या करते हैं, जिस पेशेंट को हम पीएप जो है पीएप का यूज़ करते हैं, है ना। पीएप मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर का जब हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा, एल्वियोलाई जो ARDS की वजह से कोलैप्स हो सकते थे, तो ये कोलैप्स जो है पीएप की वजह से प्रिवेंट होता है, जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझाना। ठीक है, हमने इसको पीएप को, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर के बारे में हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको समझाना है। ये हो गया पहला पार्ट हमारे आज के लेक्चर का। अब दूसरा क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ARDS। अब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ARDS की वजह से, तो पहला कॉम्प्लिकेशन होगा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। तो अगर जो हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है, अगर वो सेवियर हो जाता है और ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं होती तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। दूसरा न्यूमोथोरैक्स, दैट इज बैरोट्रॉमा। ठीक है ना, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन पर अगर कोई पेशेंट है तो उसकी वजह से लंग्स में एयर लीक होने से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, मतलब कि एयर जो है एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे लंग्स में। देन तीसरा क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है।
ठीक है ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। सिट्रस अल्सर्स की वजह से क्या होगा, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। जो कि सिट्रस अल्सर्स होते हैं पेशेंट में, इसकी वजह से सिट्रस अल्सर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, जो क्रिटिकल इलनेस में कॉमन होता है, मतलब कि सेवियर एआरडीएस की वजह से। देन उसके बाद फोर्थ क्या होगा, नोजोकोमियल निमोनिया, है ना। वेंटिलेशन की वजह से हॉस्टल एक्वायर्ड निमोनिया जो है इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। फिफ्थ क्या होगा, डेलीरियम, हाइपोक्सीमिया, अगर पेशेंट के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलता और मतलब हाइपोक्सीमिया हो रहा है, सॉरी ब्लड को, अगर ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम है और सीडेशन जो होती है उसकी वजह से क्या होगा, मेंटल कन्फ्यूजन और डिसऑरिएंटेशन हो सकता है पेशेंट में, जिसको हम डिलीरियम बोलते हैं। देन सिक्स्थ क्या होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है ना। यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत शोर है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, तो आप इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मल्टी ऑर्गन फेलियर, तो सीवियर हाइपोक्सिया जो होता है, अगर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन बहुत कम जा रहा है, तो अगर सीवियर कंडीशन है हाइपोक्सिया की, तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी, लिवर और हार्ट फेलियर का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ तीसरा कंपोनेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज नर्सिंग केयर प्लान इन एआरडीएस। एआरडीएस में जिस पेशेंट में एआरडीएस है उसका नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला नर्सिंग केयर प्लान के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होगा नर्सिंग असेसमेंट। इसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ एयरवे पेटेंसी मेंटेन करनी है, हमने ये इंश्योर करना है कि एयरवे क्लियर है। दूसरा वाइटल साइन मॉनिटरिंग, है ना। वाइटल साइंस जैसे हमारे पास ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन लेवल्स को हमने कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। देन उसके बाद तीसरा क्या होगा, लंग साउंड्स। लंग साउंड जैसे हमारे पास क्रैकल्स हो सकते हैं पेशेंट को, या फिर डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स, तो उनको ऑस्कल्टेशन के थ्रू हमने क्या करना होगा, एसेस करना होगा। फोर्थ क्या होगा, स्किन कलर। स्किन कलर जो है इसमें क्या हो सकता है, साइनोसिस का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है पेशेंट में, उसको हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद एंग्जाइटी और मेंटल स्टेटस, इसमें क्या होगा, पेशेंट की एंग्जाइटी और कॉग्निटिव स्टेटस को इवैल्यूएट करना होता है। नाउ ये हो गया पहला स्टेप असेसमेंट। दूसरा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें क्या होगा, एआरडीएस में कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, आपको पता ही होगा। पहला क्या होगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, है ना, एयरवे प्रॉपर्ली क्लियर ही नहीं हो पा रही है ना एआरडीएस में। दूसरा डायग्नोसिस इंपियर्ड गैस एक्सचेंज, अब क्या होगा, गैस एक्सचेंज इंपियर हो गया। तीसरा, अगर पेशेंट को एटी ट्यूबिंग लगाई है, मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा के, तो उसकी वजह से इंजरी का रिस्क हो सकता है, मतलब रिस्क फॉर इंजरी। देन उसके बाद एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी हो सकती है, क्योंकि डिस्निया हो रहा है पेशेंट में। देन उसके बाद एंग्जाइटी हो सकती है ड्यू टू हाइपोक्सिया। देन उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेप प्लानिंग, जिसमें हम गोल रखते हैं, है ना। गोल सेट करते वक्त पेशेंट के ऑक्सीजनेशन और कंफर्ट पर जो हम इसमें जो है फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा गोल, इसमें ईयरवे क्लियरेंस इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं, ईयरवे क्लियरेंस इंप्रूव करना है, गैस एक्सचेंज ऑप्टिमाइज करना है ना, गैस एक्सचेंज इंप्रूव करना है, ऑप्टिमाइज करना है, इंजरी का रिस्क जो है कम करना है और एंग्जाइटी रिड्यूस करनी है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमने ऑब्वियसली इंटरवेंशंस लेते हैं, मतलब एक्शंस लेने हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले पोजीशनिंग करेंगे पेशेंट की, हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे, है ना, प्रोन पोजीशन देंगे या फिर अपराइट पोजीशन देंगे पेशेंट को, है ना। इसके लिए हम पेशेंट को जो है क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, है ना, इन पोजीशंस के लिए, क्योंकि उसका जो इस पोजीशन की वजह से हमारे गोल अचीव हो सकते हैं इजीली। देन दूसरा ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी जो इसमें ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और नेबुलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होगा, कफिंग के लिए एनकरेज करेंगे पेशेंट को कफिंग को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करेंगे। अगर सिक्रीशन ज़्यादा थिक हो सकती हैं तो सक्शनिंग भी करेंगे। देन फोर्थ क्या होगा, फ्लूइड इनटेक। इसमें क्या होगा, फ्लूइड का जो है इनटेक हम बढ़ा सकते हैं, अगर कंट्रा इंडिकेटेड ना हो, मतलब कि इससे कोई जो है और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लूइड इनटेक बढ़ा सकते हैं। साथ ही यूरिन आउटपुट जो है उसको भी आवरली मॉनिटर कर सकते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ क्या होगा हमारे पास, बेड रेस्ट। तो पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और अननेसेसरी एक्सर्शन जो है हमने अवॉइड करना है, क्योंकि पेशेंट को डिस्निया है, अगर वो ज़्यादा एक्सर्शन काम करेगा, इतना जो है ज़्यादा वर्क करेगा, तो क्या होगा, उसको डिस्निया होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद सिक्स्थ क्या होगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो क्या होगा, एंग्जाइटी और डिस्निया रिड्यूस करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सेवंथ क्या होगा, कम्युनिकेशन। अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो कम्युनिकेशन के लिए स्लेट या फिर अदर टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एट्थ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें और उनकी क्वायरीज जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद नाइन्थ, ये लास्ट होगा बट नॉट द लीस्ट, मेडिकेशन और न्यूट्रिशन। फिजिशियन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने मेडिकेशन और न्यूट्रिशन सपोर्ट एडमिनिस्टर करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था एआरडीएस का पार्ट थर्ड और लास्ट भी था, जिसमें हमने नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस और नर्सिंग केयर प्लान को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।